हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 16। रफीक साहब मेरा चौथा शोहर। अकबर अपनी महानता दिखाने के बाद मेरे हाथों को खोलकर चला गया। उसने कई महानता के कार्य किए जिन्हें मैं कहाँ तक गिनूं। रहमुद्दीन का वंश चलाने के लिए शायद एक ही रात में वह मेरे 10-20 बच्चे बना देना चाहता था। मेरे फटे हुए अंगों को उसे तनिक भी परवाह न थी। न ही वह राक्षस मुझ पर दया आई। मेरे अंगों के फटे हुए घाव तो ठीक हो गए, मगर उन घाव के निशान अब भी मौजूद हैं। कभी शीशे में उन निशानों को देखती हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। आप देखोगे उन निशानों को? इतना कहकर शबनम अपना पेटीकोट ऊपर करके बेड पर लेट गई और अपनी टांगें फैलाकर मुझे अपने पुराने जख्मों के निशानों को दिखाने लगी, जो उसके अंग के दोनों तरफ बने हुए थे। इतने जख्म होने के बाद भी? हाँ अहमद साहब, जख्म भी उन्होंने ही दिए हैं और जख्मों को किरोदा भी उन्होंने ही। हाँ, जाते जाते वे अकबर महान मेरे हाथों को खोल गए। हाथ खुलने के बाद मैं बेड पर बैठ गई। नंगी थी इसलिए कपड़े पहनना चाह रही थी, मगर शरीर 1 इंच भी हिलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कपड़े बेड से दूर जमीन पर पड़े थे, कुछ इधर कुछ उधर। हाथों के सहारे सरक सरक कर मैं बेड से नीचे खड़ी हो गई। शरीर से खून की बूंदें निकलकर जांघों पर बहने लगी। कपड़ों की तरफ एक पैर बढ़ाया तो दर्द एहसाने पीड़ा ने वहीं रोक दिया। कुछ देर तक मैं बेड पकड़कर वहीं खड़ी रही। नंगी थी, खड़े खड़े काफ़ी समय हो गया तो मैंने अपने पैरों को ज़मीन पर सरका सरका कर आगे बढ़ना शुरू किया। मुझे मालूम था यहाँ कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। जो कुछ भी करना है मुझे खुद ही करना है। धीरे धीरे सरकते सरकते मैंने अपने कपड़े इकट्ठे किए। उन्हें लेकर मैं सरकते सरकते पुनः बेड पर बैठ गई। कमरे के फर्श पर कई जगह खून की बूंदें टपक गई। अपने पेटीकोट से मैंने अपनी जांघों पर लगे खून को साफ किया और उसी को पेटीकोट को पहन लिया। ब्लाउज के हुक लगाने में भी भयंकर पीड़ा का अनुभव हुआ, क्योंकि उस अकबर महान ने मेरे स्तनों को मरोड़ मरोड़ कर सुझा दिया था। धीरे धीरे ही मैंने कमरे में चलने की कोशिश की। एक एक कदम मैं कमरे में चल रही थी। दर्द तो ज्यों का त्यों था, फिर भी मैं धीरे धीरे चल रही थी। चलने पर खून की बूंदें रिस रिस कर अब भी जांघों के ऊपर आ जा रही थी। मैं किसी भी तरह दर्द को बर्दाश्त करके इस जहन्नुम से निकलकर भागना चाह रही थी, मगर यह काम इतना आसान भी नहीं था। जानती मैं भी थी, मगर मेरे लिए वह जगह जहन्नुम बन चुकी थी और मैं वहां से निकलने का हर प्रयास करने लगी। रात्रि का लगभग 1 बज चुका था। मैंने वहां से निकलने की पूरी योजना बना ली। एक बार चुपचाप निकल जाऊं, इतने दर्द को समेटे मैं क्या कर रही थी मुझे खुद ही ज्ञात नहीं। कहाँ जाऊंगी यहाँ से निकलकर, यह भी पता नहीं। फिर भी मैं वहाँ से निकलने का प्रयास कर रही थी। जहन्नुम से एक बार छुटकारा मिल जाए, आगे की आगे देखी जाएगी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा और कमरे गेट पर खड़ी हो गई। अकबर और शमसुद्दीन के कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। शायद अपनी अपनी बीवियों के साथ सो रहे होंगे। मेरे बराबर वाले कमरे में हनीफा और लूला रहमुद्दीन सो रहा था। मैंने झाँक कर देख लिया। फिर मैं धीरे धीरे अपनी जांघों पर बह रहे खून को पहुँचते हुए आगे बढ़ती गई। घर का आंगन पार करते हुए बाहर जाने वाली गैलरी तक आ गई। आंगन में भी कई जगह खून की बूंदें टपक गई। गैलरी पार करके मुख्य दरवाज़ा खोलकर मुझे गली में निकलना था। यह काम इतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैं समझ रही थी। गैलरी के बराबर में बैठक का कमरा था जिसमें जलालुद्दीन सो रहा था। मैंने धीरे धीरे गैलरी में बिल्ली की तरह चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ तो मेरा शरीर ही चलने की इजाज़त नहीं दे रहा था, कुछ पकड़े जाने का भय। मगर उस जहन्नुम से निकलने के लिए मैं हर दर्द को बर्दाश्त करती गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जहन्नुम से निकलने की खुशी में मैं उस हर पीड़ा को बर्दाश्त कर रही थी जो मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। धीरे धीरे मैं दरवाजे तक पहुंच गई। जहन्नुम से आज़ादी में अपनी पीड़ा को भूल गई। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। कुंडी कुछ टाइट थी, खुलने में खट की आवाज़ कर गई। दरवाज़ा खोलकर मैं जैसे ही गली में कदम रखा, मेरा दुर्भाग्य मुझे पीछे खींच ले गया। रफ़ीक साहब, मैं शरीर से स्वस्थ होती तो दौड़ लगा देती। मेरा शरीर तो मुझे चलने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था। दौड़ना तो बहुत दूर की बात। तब पीछे से आकर मुझे जलालुद्दीन ने दबोच लिया और वह दरिंदा मुझे गाली देता हुए घसीट कर अपने कमरे में खींच ले गया, जहाँ उसने मुझे उठाकर अपने बेड पर पटक दिया और मेरे खून से लथपथ पेटीकोट उतार कर नीचे फेंक दिया। अहमद साहब, हद तो तब हो गई जब जलालुद्दीन ने कमरे के कोने में रखी लकड़ी का गोल बैंत उठा लिया। मेरी तो रूह ही कांप गई। मैंने समझा दरिंदा लकड़ी की बैंत को नल के हत्थे की तरह ही प्रयोग करेगा।
मेरे अंदर डालेगा। तब तक कमरे में किचर किचर सुनकर हनीफा भी आ गई। हाय अल्लाह, उन तीनों से तेरा पेट नहीं भरा तो यहाँ आ गई, रंडी कहीं की। देख अकबर की अम्मी, यह हरामजादी भाग कर जा रही थी। दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गई। वह तो कुंडी की आवाज़ मैंने सुन ली, नहीं तो यह कुतिया उड़ गई होती। 1 लाख की रकम पानी में मिल जाती तेरी लापरवाही से। इस पर निगाहें जमा कर रख, नहीं तो यह भाग जाएगी। इतने सुनते ही हनीफा ने मेरी चोटी पकड़ ली और खींचकर 2 तमाचे मेरे गाल पर सूंध दिए। हरामखोर, 1 लाख में आई है, आधे तो तेरे बाप को मिले होंगे। तेरे बाप ने चुपचाप रख लिए होंगे। अब यहाँ से भागना चाहती है? मैंने तो अपने रहमुद्दीन के लिए खरीदी थी। तीनों उतर गए। तेरा पेट नहीं भरा? अभी और कितने चाहिए तुझे? अकबर के अब्बू, तू भी चढ़ जाओ इस रंडी पर घोड़ी बना के। रफ़ीक साहब, अकबर का अब्बू तो पहले से ही तैयार था। हनीफ का सहयोग, उसके लिए 1 और 11 हो गया। हनीफ ने मेरी चोटी पकड़कर खींच ली और वह दैत्य जलालुद्दीन मेरे दोनों टांगों को चौड़ाता हुआ चला गया। टांगें चौड़ने से मेरे शरीर के घाव खिंचने लगे और मैं पुनः दर्द से छटपटाने लगी। असहनीय पीड़ा से मैं बिलबिलाने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर मैं दया कहाँ थी। हनीफा भी औरत होकर मेरा बलात्कार देख रही थी, खुश हो रही थी, ताने मार रही थी। मज़ा आ रहा होगा। अकबर के अब्बू, तबीयत खुश कर दो इस हरामखोर की। भाग कर जाएगी और भाग, ये ले भागने का मज़ा, जी भर कर ले तुझे, दोबारा भागने की ज़रूरत न पड़े। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। मैं दृष्ट बीच बीच में उंगली का सहारा लेकर मुझे रोनता रहा, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाता रहा। अहमद साहब, दृष्ट जलालुद्दीन मेरा सोहर नंबर 5 बनने में सफल हो गया, चाहे उसके लिए उसे उंगली का ही सहारा लिया था। उंगली के सहारे में मेरे फटे हुए अंगों को घाव को कुरेदने में सफल हो गया। मेरे शरीर से जो रक्त का स्राव कम हो गया था वह पुनः शुरू हो गया। जलालुद्दीन के बेड पर भी जगह जगह खून के धब्बे लग गए। शरीर के चटकन कुछ कम हो गई थी, वह पुनः शुरू हो गई। मेरे दर्द का कोई अंत न आता। वहाँ से निकल भागने की जो मेरी योजना थी वह पूरी तरह विफल हो गई। मेरी जिंदगी अमावस्या की काली रात बनकर रह गई। दूर दूर तक कहीं भी उजाले की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरी रात में भैं भैं कानों में सुनाई देने लगी। मैंने ही मन ठान लिया कि जब भी मौका मिलेगा यहाँ से निकल भागूंगी। अभी तो समय मेरे विपरीत चल रहा था। हनीफा मेरी चोटी पकड़कर खींचती हुई इस कमरे तक ले आई जिस कमरे से मैं भागी थी। मेरे जिस्म पर एक ब्लाउज था, पेटीकोट जलालुद्दीन के कमरे में पड़ा रह गया। हनीफा ने मुझे धक्का देकर उस बेड पर पटक दिया जहाँ मेरे शरीर में नल का हथिया चढ़ाकर गया था। मैं नंगी उस बेड पर पड़ी रही। हनीफा बाहर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा गई। एक रात में इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने अपने नसीब से सौदा कर लिया। पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं चलेगा। शमसुद्दीन और अकबर मेरे कमरे में नियमित आने लगे। एक उतर कर चला जाता, तभी दूसरा सवारी करने कमरे में घुस आता। मुझे अब सुलेल रहमुद्दीन से भी कोई गुरेज नहीं था। रहमुद्दीन तो 24 घंटे में 3-3 बार चलाकर अपनी प्यार बुझाने चला आता, मगर बूढ़ा जलालुद्दीन चौथे दिन मेरे पास आ ही गया। अपनी उंगलियों के सहारा से ही सही अपना मन बहला ही लेता। मैं रोज़ 5-7 बार बलात्कार का दंश झेलती रही, मगर बलात्कारियों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। रफ़ीक साहब, मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके थे। रात में घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगने लगा कि मैं दोबारा कहीं निकल न जाऊँ। हर किसी की नज़र मेरे पीछे करती थी। घर में आने वाले मेहमान के सामने मुझे परोसा जाने लगा। मेहमानों की लिस्ट में जलालुद्दीन का दामाद फ़करू मेरा छठा सोहर बन गया। फ़करू 2 दिन वहाँ रुका और 2 दिन में 4 बार अपने कलम से मेरे शरीर में हस्ताक्षर उसने भी कर दिए। मेरे पहले सोहरों की तो हाजिरी रोज़ लग रही थी। इस तरह बलात्कार पर बलात्कार झेलते झेलते मुझे लगभग 15 दिन गुजर गए। रफ़ीक अहमद, 15 दिन बाद उन्होंने तुझे आज़ाद कर दिया? शबनम, नहीं, उन्होंने 1 लाख खर्च करके मुझे ख़रीदा था। ऐसे कैसे आज़ाद कर देते? रफ़ीक अहमद, तो 15 दिन बाद क्या हुआ? शबनम, रात बहुत गुजर चुकी है, तुम्हें भी दिन भर काम करना पड़ता है, अब सो जाओ, आगे की कहानी फिर कभी। तो मैं वहीं बेड पर शबनम को एलिंगन में भरकर सो गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 16। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।